चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं नए दौर और नए दौर से जुड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, चूंकि दौर नया है तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन के ट्रेंड भी अब अलग अलग हो गए हैं। वरना किसने सोचा होगा कि एक दिन शादी यानी कि वेडिंग भी फेक होगी और इस फेक वेडिंग का भी अपना ही अलग क्रेज होगा। जी हाँ, फेक वेडिंग मतलब कि बैंड बाजा बारात लेकिन बिना दूल्हा और दुल्हन के। इस तरह के सेलिब्रेशन का ट्रेंड शहरों में बढ़ता जा रहा है। ऐसी शादी को पसंद करने वालों में यंगस्टर्स की फौज सबसे आगे है। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल है, ना ब्राइड ना ग्रूम, सिर्फ वाइब। ये कैसी शादी है भाई? मैं एक कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, प्लीज कहिए। आपकी इजाजत हो जिनकी शादी नहीं हुई जरा उनसे तो पूछ लो, फेक वेडिंग में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं? मैं कह रही हूँ एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? उसमें हम सब बाराती इनकी शादी में हम लोग पहले एक बार असली वाली कर लेते हैं, उसके बाद फेक वाली कर लेंगे। आप लोग करके देखिए, उसमें मजा आएगा। ओके, यानी कि देखिए इसमें दो तरह की बात है। अभी शादी की इनकी बात है, लेकिन यंगस्टर्स भी सभी तैयार नहीं है फेक वेडिंग के लिए। गुंजन तैयार है? गुंजन को असली शादी करनी है। असली शादी ठीक है, चलिए फेक शादी की बात कर रहे हैं तो अपने अपने व्यूज इस पे हो सकते हैं, क्योंकि इस शादी में देखिए जैसे हमने बताया कि ना जिम्मेदारियों की टेंशन है, ना रिश्ते नाते की परवाह है। ये नकली शादियां सिर्फ मौज मस्ती के लिहाज से की जा रही हैं। अब यही नहीं, अब तो इस फेक वेडिंग के साथ साथ ब्रेकअप पार्टी का भी क्रेज काफी बढ़ चला है। तो कैसे होती है फेक वेडिंग, दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं गोवा में। यहाँ शादी ब्याह की चकाचौंध, भव्य सजावट, बैंड बाजा बारात, हल्दी मेहंदी और संगीत जैसी तमाम रस्में निभाई जा रही हैं। बस नहीं है तो दुल्हा दुल्हन और शादी के बंधन को निभाने की कोई कानूनी या धार्मिक मजबूरी। इस शादी में है असली धूम धड़ाका। ऐसा ही है युवाओं के सिर चढ़कर बोलने वाली फेक वेडिंग का जुनून, जो खासकर देश के शहरी इलाकों में तो एक अनोखा और गैर परंपरागत ट्रेंड चल पड़ा है। जहां नजर डालिए कलरफुल ड्रेसेस में खासकर यंगस्टर्स ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी शादियों में होती है सिर्फ मौज मस्ती, असली शादी वाली कोई जिम्मेदारी नहीं। बस बाराती घराती सिर्फ डांस वांस और लजीज पकवानों को एंजॉय करने के लिए ही शामिल होते हैं। खुद को एंटरटेन करते हुए कुछ समय के लिए अपने गम भूल जाते हैं। I'm very excited for this because this is happening for the first time in Goa. Usually this is to happen in Mumbai and other places, but I feel the vibe right now is going crazy and I'm just waiting to enjoy at night because shadi is something everybody is enjoying, Bollywood music and whatnot. I think it's gonna be fun and happening. नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम बीच पर फेक वेडिंग का ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यहाँ फेक वेडिंग के कॉन्सेप्ट को वो यंगस्टर्स भी पसंद कर रहे हैं जो रिश्तों वाले ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, या महज शादी की ही एक्साइटमेंट को करीब से वो महसूस करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोग इस फेक वेडिंग में शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हा दुल्हन वाली फील ले सकते हैं। मगर जनाब, याद रहे कि ये नकली शादी है। यह नया जोड़ा जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाने वाला नहीं है। शादी भले ही नकली हो, इसका ट्रेंड धीरे धीरे जेन ज़ी का तो नया शगल ही बन रहा है। वैसे तो इस फेक वेडिंग की लोकप्रियता को बढ़ाने में विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों को करीब से देखना और समझना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा ये खास पहलू आयोजकों के लिए तो मुनाफे का सौदा बना हुआ है। This is an old idea where foreign tourists were always interested in Indian tradition of weddings, where they would host a whole wedding and try to re-celebrate the whole wedding into Indian traditions. So this idea is actually conceptualized from there. फेक वेडिंग का यही आइडिया आज देश के कई शहरी इलाकों में चमचमाते और ऐसे रंग बिरंगे माहौल में जमीन पर उतर रहा है, जहां दुल्हा दुल्हन को छोड़कर हल्दी मेहंदी और संगीत समेत सारे इवेंट्स असली होते हैं। लोग यहां आते हैं, इवेंट को खूब एंजॉय कर अपनी सारे दुख तकलीफें हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं। दरअसल ये नकली शादियां ब्रेकअप पार्टी का रूप ले रही हैं, जिन्हें आमतौर पर दोस्तों के ग्रुप या इवेंट कंपनियां ही अभी आयोजित करा रहे हैं, जिसमें अक्सर हल्के फुल्के माहौल में सब अपनी अपनी तय भूमिका में रहते हैं। दो दोस्त आपसी सहमति से फेक वेडिंग के लिए दुल्हा दुल्हन बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग मेहमान या रिश्तेदार बनकर पार्टी का हिस्सा होते हैं।
फेक वेडिंग का ये आयोजन अक्सर भव्य होता है, जिसमें डीजे, कैटरर, फोटो बूथ और यहाँ तक कि वेडिंग प्लानर भी शामिल होते हैं। कभी कभार दूल्हा और दुल्हन अपना इंस्टाग्राम हैशटैग भी बनाते हैं। यानी इस फेक वेडिंग में नहीं है कोई इमोशनल बैगेज, नहीं है पैसों का भी झंझट। छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन फेक वेडिंग का ये मौज मस्ती वाला प्रयोग शहरी जिंदगी की दौड़ती रफ्तार में रफ्ता रफ्ता लोगों के दिलों में जगह जरूर बना रहा है। इसे फेक वेडिंग कहें या ब्रेकअप पार्टी, एक ऐसा ट्रेंड बन रही है जिसमें ना तो फूफा जी रूठ रहे हैं, न किसी तरह का कोई शादी ब्याह वाला बंधन ही परेशान कर रहा है तो केवल शादी जैसे मनमोहक माहौल में जिंदगी को जीने का भरपूर मौका। गोवा से रवाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आगे चल के अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें शौक भी है और सनक भी है। दरअसल एक तस्वीर जयपुर में चर्चा का सबब बनी हुई है, जिसमें एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पूरे शहर से मदद मांगी है और इसके लिए उसने QR कोड वाले पोस्टर गली गली चिपका दिए हैं। इस पोस्टर पर बाकायदा हेल्प मी लिखा हुआ है। जिस लड़के ने पोस्टर लगाया है उसका नाम राहुल प्रजापति बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप के इस ऑनलाइन ट्रिक को प्रेमी स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं। फिलहाल तो इस अजीबोगरीब डोनेशन कैंपेन से राहुल फेमस होना चाहते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी रिलेशनशिप की ये ऑनलाइन ट्रिक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। और अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी महाअवतार यूनिवर्स की पहली किश्त यानी कि महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर काटा है कि इसके सामने हालिया रिलीज सन ऑफ सरदार 2 से लेकर धड़क 2 तक छोटी नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए फिलहाल तो कहना गलत नहीं होगा कि महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कामयाबी की नई कहानी लिखते जा रही है। महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस पर हल्ला बोल, सिर्फ 10 दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस वक्त एक ही नाम हर तरफ गूंज रहा है, वो है अश्विन कुमार की एनिमेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामा मूवी महाअवतार नरसिम्हा का। ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दर्शकों को हर बीतते दिन सरप्राइज कर रही है। पूरी तरह से एनिमेटेड होने के बावजूद ये फिल्म हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है और इसने हॉलीवुड की कई बड़ी एनिमेशन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। कांतारा के मेकर्स होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने मात्र 10 दिन के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार कर लिया है। सिर्फ 10 दिन में ये फिल्म भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज के बाद से ही दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। इस फिल्म ने पहले दिन भले ही 2 करोड़ रुपए से कम कलेक्शन किया हो, लेकिन दूसरे दिन से इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस मूवी ने 10वें दिन 23.4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर तहलका मचा दिया। 11वें दिन इस मूवी के जो शुरुआती आंकड़े आए उसके मुताबिक इस मूवी ने 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। 4 अगस्त को मेकर्स होम्बले फिल्म्स ने महाअवतार नरसिम्हा का अब तक का टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन का डेटा भी शेयर किया है। इसके मुताबिक इस फिल्म ने सिर्फ 10 दिन में 105 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी है। साफ है डायरेक्टर अश्विन कुमार ने लेखक जया पूर्ण दास और रुद्र प्रताप घोष के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो दर्शकों को भारत के मैथोलॉजिकल पास्ट की एक रोमांचक जर्नी पर ले जाती है। अपने आकर्षक एनिमेशन और इंटेंस स्पिरिचुअल नैरेटिव के साथ महाअवतार नरसिम्हा ने कल्चरल प्राइड और स्पिरिचुअल कनेक्शन को फिर से जिंदा किया है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में पेश करके हर एक का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का दिन थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि आज पृथ्वी की रफ्तार बढ़ गई है। वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन तकनीकी तौर पर सही है।
हालांकि ये बदलाव इतना मामूली है कि इसे महसूस नहीं किया जा सकता। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बदलावों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में होने वाले परिवर्तन का आकलन लगाया जा सके। सौर मंडल में सूरज की चक्कर लगाती पृथ्वी हर वक्त अपनी धुरी पर घूम रही है। धरती की इसी चाल से दिन और रात का क्रम निरंतर जारी रहता है, लेकिन आज के दिन पृथ्वी की ये चाल कुछ बदल गई है। ये सुनकर हैरानी होना लाजमी है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार आज पृथ्वी सामान्य से थोड़ी तेज रफ्तार से घूम रही है। पृथ्वी की इस बढ़ी चाल से आज का दिन 1.25 से 1.5 मिलीसेकंड छोटा हो सकता है। एक सामान्य दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन आज पृथ्वी की तेज रफ्तार बढ़ने से ये दिन 86,398.5 सेकंड का होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है और आज ये रफ्तार बढ़कर 1670.002 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हालांकि ये बदलाव इतने छोटे हैं कि इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमाणु घड़ियों से इसे मापना मुमकिन है। इन सूक्ष्म बदलावों का रोजमर्रा की जिंदगी पर तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बदलाव काफी मायने रखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बदलावों के कई कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा पृथ्वी की रफ्तार को धीमा करता है। चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर हो तो पृथ्वी की रफ्तार बढ़ जाती है। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ग्लेशियर पिघलने और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पृथ्वी का द्रव्यमान बदल रहा है। इससे पृथ्वी के आकार में भी मामूली परिवर्तन हो जाता है। इससे भी पृथ्वी की रफ्तार बढ़ सकती है। तीसरी वजह भूगर्भीय गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। बड़े भूकंप पृथ्वी के कोर पर असर डालते हैं। इससे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बदल सकती है। पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों से चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इससे भी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बदलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2020 से ही पृथ्वी की रफ्तार कुछ बढ़ गई है। पिछले करीब 50 वर्षों में ये सबसे तेज रफ्तार हो सकती है। इससे पहले 5 जुलाई 2024 को पृथ्वी की रफ्तार बढ़ने से एक दिन करीब 1.66 मिलीसेकंड छोटा था। पृथ्वी की रफ्तार के लिहाज से यही अब तक का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ था। पृथ्वी की रफ्तार में इन छोटे बदलावों का तुरंत कोई असर नहीं नजर आता, लेकिन इसकी वजह से तकनीकी सिस्टम को रीएडजस्ट करना पड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सूक्ष्म बदलावों की मॉनिटरिंग बेहद अहम है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भारत के उस पावर सेंटर लिए चलते हैं जहां देश के तमाम मिनिस्ट्री चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार यानी कल सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बिल्डिंग का नाम कर्तव्य भवन होगा। इस नई इमारत में गृह मंत्रालय और डीओपीटी समेत कई दूसरे मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। उद्घाटन के लिए यहां जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। ये इमारत सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रहे तमाम बदलावों की अहम कड़ी है। कर्तव्य भवन 3 आने वाले वक्त में सेंट्रल केंद्रीय सचिवालय भवनों की श्रृंखला में पहला भवन है। तो क्या है इस इमारत में खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर। यहाँ की पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप देख करके दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से इस भवन को यहाँ पर तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सामने जो ग्लास दिखाई पड़ रहे हैं वो अलग तरीके का स्टेट ऑफ आर्ट है और ऐसी जो 3 बिल्डिंगें बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 6 बजे शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर यहां पर चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर बिल्डिंग में फूल माला पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं। जो कारीगर हैं वो पूरी तरीके से यहां पर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये बिल्डिंग खास इस तरीके से है क्योंकि इसमें जो
3 मंत्रालय अब तक पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके साथ साथ DOPT मिनिस्ट्री और MSME मंत्रालय वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई और मंत्रालय, करीब 8 मंत्रालय जो हैं यहाँ पर एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं और अगस्त तक पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो जाएंगे। तस्वीरों में आपको इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्योंकि ये खास तरीके से बिल्डिंग पूरी तरीके से डिज़ाइन की गई है और इस बिल्डिंग में 2 बेसमेंट हैं, ग्राउंड फ्लोर और उसके साथ साथ 6 मंजिलें बनाई गई हैं। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि 850 से अधिक रूम तैयार किए गए हैं और बेसमेंट में 600 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग एक साथ हो सकती है। पूरे भवन में इंडोर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसमें जो अलग अलग मंत्रालय उनके लिए ऑफिस दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री बैठेंगे, वो 5वें फ्लोर पर होगा और इसके साथ साथ 4था फ्लोर और 6वां फ्लोर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए यहां पर निर्धारित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जो मंत्रालय यहाँ पर होंगे उनके लिए पूरी तरीके से पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके के से उनको गाड़ी बाहर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इसमें खास जानकारी ये है कि फ्लैप बैरियर भी स्टार्टिंग में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक्सरे मशीन और बैग की चेकिंग करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ जो रूफ जो पैनल हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि सन रूफ से वहाँ से जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सके और साथ ही वाटर प्यूरीफायर के लिए भी अलग से यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो एक अलग तरीके की ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है जो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो मंत्री वो बैठेंगे। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि सभी मंत्रालय एक जगह रहें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब मंत्रालय होते हैं तो कामकाज में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए उन मंत्रालयों में आपस में कम्युनिकेशन और ज़्यादा डिस्टेंस न हो, उसको बेहतर करने के लिए इस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है। और इस बिल्डिंग का भी नाम अलग तरीके का रखा गया, क्योंकि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ ये बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। 10 ऐसी बिल्डिंग्स तैयार होंगी, इसलिए इसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, जो ये दर्शाएगा कि भारत के लोगों के लिए और भारत की जनता के लिए किस तरीके से यहाँ के बिल्डिंग और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा काम किया जाएगा। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह। चलिए अब बात एक ऐसे रिश्ते की करते हैं जो कि खून का भले ही ना हो, लेकिन जिसे उससे भी बढ़कर कह सकते हैं। कहानी गुजरात के सूरत की है और रिश्ता दोस्ती का है। हम सब के दोस्त होते हैं, हम फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दोस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेमिसाल है। देखिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये फिल्मी गीत आपने जरूर सुना होगा। ठीक उसी तरह की दोस्ती इन दोनों बुजुर्गों के बीच है। फिल्म की तरह ही इन दोनों के बीच भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दोस्ती फिल्मी कैरेक्टर जय वीरू से भी कहीं बढ़कर है। खास बात यह है कि ये दोनों दोस्त अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते भी हैं, जिसका नाम है मैत्री घर। ये घर गुजरात के सूरत के भटार इलाके में है। अटूट दोस्ती की ये कहानी इन दोनों दोस्त परिमल गुणवंत देसाई और गौतम बिपिन रहना और खाना था। 1940 से शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला करीब 80 साल तक एक ही छत के नीचे चला। अब दोनों भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती का ये सिलसिला अब भी एक ही छत के नीचे चल रहा है, जो अब गुणवंत देसाई और बिपिन देसाई से होता हुआ उनके बेटों, पोते पोतियों और परपोतों परपोतियों तक पहुंच चुका है।
खास बात ये है कि गुणवंत देसाई और विपिन देसाई की दुनिया को अलविदा कहने के बीच का अंतर भी साल भर से कम का समय ही रहा। मैं सूरत के मैत्री हाउस में हूँ, जहाँ पर एक परिवार रहता है, वो हमारे साथ हैं और इनके जो पिताजी हैं, दोनों लोगों के साथ में दोस्त थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। क्या कुछ कहानी है इनसे हम दोनों लोग से समझ लेते हैं। इनका चल बसे 87 साल की उम्र में, मेरे पिताजी चल बसे 88 साल की उम्र में, दोनों के बीच में 9 महीने का फासला था। तो मैं मानता हूँ कि 9 साल से 88 साल, तकरीबन 80 साल की दोस्ती रही होगी उनकी। वो दोस्ती अब तक बरकरार है। अब इनकी लोगों की उम्र भी आप देख सकते हैं कि कितनी पहुंच गई। 4 पीढ़ियां एक साथ एक कैंपस में एक घर में रह रहे हैं। आज जहां अपनों के बीच भी रिश्ता कायम करना मुश्किल हो चुका है, वहीं गुणवंत देसाई और विपिन देसाई के बीच की दोस्ती एक मिसाल है, जो खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी दोनों परिवारों में आज भी कायम है। दोस्ती में निभाना है तो फिर लेट गो करने की भावना होनी चाहिए, तो ही संबंध टिकता है, नहीं तो संबंध नहीं टिकेगा। मशहूर फिल्म शोले में जय और वीरू की दोस्ती दोनों के जिंदा रहने तक बरकरार रहना दिखाया गया, लेकिन गुणवंत देसाई और विपिन देसाई ने जिस दोस्ती की नींव रखी वो 4 पीढ़ियों से कायम है और बेमिसाल है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, नोएडा की रहने वाली अदिति राणा ने साउथ कोरिया में हुई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पूरे जो खबर है उसमें एक अलग सा सेगमेंट है। क्या? वो ये है कि इनकी माँ ने, मतलब इनकी सफलता के पीछे इनकी माँ का हाथ है, और कहीं ना कहीं हम लोगों की सफलता के पीछे हम जो भी कर रहे हैं हमारी माँ का हाथ ही होता है, हमारे पिता। नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, वो एक इंसान के रूप में भी हो सकता है, वो पूरा परिवार तो होता ही है। मदर इज ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम, उनसे ऊपर कोई नहीं है। मुझे याद है ये जो आप खबर बता रहे हैं ना, साइना नेहवाल के ऊपर एक मूवी आई थी, तो वो जब आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनकी मदर किस तरह से उन्हें कहाँ हरियाणा से हैदराबाद लेके गई, और हैदराबाद जाके जब कोई उनके साथ नहीं था, इनफैक्ट जब वो बैडमिंटन खेलने के लिए गई तो ऐसा था कि उनको कोच तक लेने को तैयार नहीं था। उनकी माँ ने कहा तुम लोगे कैसे, नहीं मेरी बेटी को एक चांस दे के दिखाओ। तो वो जो डिटर्मिनेशन माँ का दिखाना, और आज जहाँ पे उनकी बेटी पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मिसाल के तौर पर हैं। अच्छा, सानिया मिर्जा को अगर आपने देखा हो, उनके हर टूर्नामेंट पे उनकी मम्मी हमेशा देखने के लिए, उनका मैच देखने के लिए। तो कहानी यहाँ भी ऐसी है कि कंट्रीब्यूशन माँ का इतना ज्यादा है कि वो रोल मॉडल तो बनी गई हैं, रेफरी भी साथ में बन गई हैं। ये कामयाबी की ऊंची उड़ान है, ये एक मां के सपनों की जीत है, ये एक बेटी की सफलता का जश्न है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अगर सफलता को पाना है तो जिद और जुनून जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाया जा सकता है। नोएडा की रहने वाली अदिति राणा ने अपने जज्बे की बदौलत कामयाबी की नई लकीरें खींच दी हैं। अदिति ने साउथ कोरिया में हुई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया है। सबके पास 24 घंटे ही होता है, आपके ऊपर है वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। या फिर आप बैठ के अपने सोच सकते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, या फिर उन 24 घंटे में जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप उतना यूटिलाइज करें। इस जीत के लिए जितनी मेहनत अदिति ने की, उतनी ही इस सफलता में उनकी मां का भी हाथ है। महज 4 साल की उम्र में स्केटिंग शुरू हुआ, फिर कोविड ने राह में बाधा डाली, लेकिन अदिति की मां ने उन्हें हिम्मत दिलाई, जिसके बाद फिर से अदिति ने स्केटिंग शुरू की। इस बार अदिति के कोच ने रोलर डर्बी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर क्या, इसके बाद अदिति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एज अ स्पीड स्केटर हमें सिखाया जाता था आंख बंद करके दौड़ते रहो जब तक विसल ना बजे।
अब जब ब्रेक्स आए तो हमारा व्हील का जो गैप था 2 व्हील्स में वो भी कम हुआ, तो स्पीड उतनी जल्दी नहीं आती। जितनी मेहनत हमें स्पीड स्केटिंग में नहीं लगानी पड़ती थी, उतनी मेहनत हमें इसमें स्पीड लाने में लगानी पड़ती है, और उसके बाद एकदम से स्लो होना। तो पर मेरे जो कोचेस थे, मम्मी थी, उन्होंने बड़ा हेल्प करा मेरे को, चाहे वो हाथ पकड़ के ब्रेक लगाना सिखाया हो, चाहे कुछ भी हो। अदिति की इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले उनकी मां ने किया। दरअसल रोलर डर्बी के लिए अदिति के साथ एक फीमेल कोच का होना जरूरी था। अदिति की मां ज्योतिका ने खुद कोच बनने की ठानी। इसके लिए उन्हें स्केटिंग के बेसिक्स सीखने पड़े। इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ी। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी स्केटिंग सीखी। उसके बाद हमारे रेफरीज के ना कोर्सेज होते हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया, एलन माटे आई थी ऑस्ट्रेलिया से, उनके अंडर ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमने एग्ज़ाम्स क्लियर करे। उसके बाद मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया एज अ रेफरी, और मैं 3 नेशनल्स अब तक खिला चुकी हूँ, जो कि कंडक्ट किए थे, RSFI के थ्रू कंडक्ट हुए थे बस। लेकिन अदिति ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। मैं फील्ड पे खड़े होकर कभी ऐसा फील भी मुझे नहीं हुआ कि मैं एज अ मदर खड़ी हूँ। एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जीतने से पहले अदिति 4 बार नेशनल भी जीत चुकी हैं। नेशनल में अदिति ने 3 बार गोल्ड और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अदिति अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का सपना देख रही हैं। वर्ल्ड गेम्स की तैयारी चल रही है, सिल्वर आ चुका है, कह रहे हैं उसमें गोल्ड लेकर आएंगे। मेहनत अदिति लगातार कर रही है। हमारी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा फिर से अदिति से मिले, लेकिन उस बार गोल्ड के साथ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। इन दिनों प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रशासनिक मशीनरी की ओर से प्रभावितों को मदद इस दौरान दी जा रही है, लेकिन इसी दौरान एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आई है। अब क्योंकि बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एक शख्स एक कुत्ते को रेस्क्यू करता हुआ यहाँ नजर आया। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने उस शख्स से बात की। बाढ़ कवर करते हैं तो कुछ ऐसी मार्मिक तस्वीरें दिखती हैं जो आपको रुकने को मजबूर कर देती हैं। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी जहाँ अपने बच्चों को लेकर लोग निकलते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ प्रयागराज के गंगानगर से, वहाँ एक ये शख्स है जो एक आवारा कुत्ते को लेकर बाकायदा इस तरह की डोलची में बचाता हुआ उस बाढ़ से निकलकर यहाँ आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए और खुद समझिए, इस जानवर भी बाढ़ से पीड़ित हैं, केवल इंसान ही नहीं है। तो अगर एक तरफ SDRF देवदूत बने खड़े हैं तो इस तरह के भी लोग हैं। कहाँ से ला रहे हैं आप? गली नंबर 5। गली नंबर 5 से ला रहे हैं? हाँ। क्या कहाँ पाया था आपने? ये घर पे ऐसे ही घर बंद था तो अबैंडन था। ये देखिए अबैंडन। आइए चलते रहिए, आप चलते रहिए, आप चलते रहिए। तो अभी जहाँ पहले से आप खेलते रहे हैं इसके साथ, या फिर अभी आपने देखा कि फंसा हुआ आपने निकाल लिया? लोगों ने पाल रखा था, सही छोड़ दिया था, तो ये ऐसा ही छोड़ के चले गए। तो क्या नाम है आपका? पहले से अवनीश मौर्य। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं स्टूडेंट। कहा कि डोलची में उठा लेते हैं? हाँ हाँ बहुत रो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको लेते चलो। चोट भी लगी थी क्या? नहीं नहीं, बस ये ऐसे ही खाली घर में थी। पानी से परेशान थी? हाँ। किसी के घर में थी? हाँ, एक मेरे पड़ोसी उन्हीं के यहाँ पे थी, तो हाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूँ। कहाँ के हैं आप? मैं यहीं का हूँ। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये देखिए किस तरह से एक जानवर, कहते हैं कि जो बोल नहीं सकता है, उसकी सहायता करना, और इस तरह से SDRF की बोटों के बीच से एक तस्वीर जहां एक शख्स एक डोलची में बाढ़ के पानी से निकलकर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देखिए मेरे घुटने के ठीक नीचे तक पानी यहां पहुंचा हुआ है, और जितना आप आगे यहां जाते हैं उतना पानी वहां गहरा होता है। और ये शख्स, अवनीश जिसका नाम है, वो उस जगह से, उसके और पीछे से, जहां से आप देख रहे हैं कि कमर तक पानी है, वहां से एक डोलची में, इस जो ये डॉग है, कुत्ता है, इसका भी वेट अच्छा खासा है, उसे लिए हुए वो यहाँ तक आता है। शायद इसे ही निस्वार्थ सेवा कहते हैं। कितनी भी बड़ी आपदा हो, लेकिन शायद ऐसी तस्वीरें इंसानियत को जिंदा रखती हैं। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।